क्या कभी ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के कुछ जो बहुत ही भारी भरकम शब्द होते हैं, मतलब उन्हें याद करना ऐसा है जैसे किसी ने 20 अक्षरों का कोई बहुत ही जटिल वाईफाई पासवर्ड रटने को दे दिया हो। बिल्कुल, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं होता। हाँ, अक्षरों का एक ऐसा जाल जिसे देखकर बस लगता है कि यार ये क्या है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर अचानक पता चले कि वह पासवर्ड कोई रैंडम अक्षर नहीं है, अच्छा। बल्कि सिर्फ उनके पालतू कुत्ते का नाम और जन्म का साल है। चीजें अचानक से कितनी आसान हो जाती है ना। ये वाईफाई पासवर्ड वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन ही नहीं हुआ है कि वह बिना किसी संदर्भ के बस रैंडम अक्षरों के समूह को याद रख ले। सही बात है। दिमाग को लाइक एक खांचा चाहिए होता है, कहानी चाहिए होती है, और जब हम डिक्शनरी के पन्ने पलटते हैं तो वो कहानी गायब होती है। बिल्कुल, वह संदर्भ गायब होता है, और इसीलिए वो पूरी प्रक्रिया इतनी उबाऊ और थका देने वाली लगती है। कि हम ये डिकोड करें कि अंग्रेजी के इन डरावने शब्दों को रटने के बजाय स्मार्ट ट्रिक्स, रूट वर्ड्स यानी मूल शब्दों और मजेदार देसी मेमोनिक्स के जरिए हमेशा के लिए दिमाग में कैसे सेट किया जाए। ये दस्तावेज सच में भाषा सीखने के तरीके को एक मजेदार मनोवैज्ञानिक खेल बना देता है। जी। अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें, जी। तो ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी पर काम करता है। इंसान का दिमाग रटने के बजाय पैटर्न को खोजता है। पैटर्न जब शब्दों को उनके ऐतिहासिक मूल या फिर किसी बहुत ही अजीब से विजुअल के साथ जोड़ दिया जाता है, लाइक कोई फनी इमेज, हाँ, तो दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक नया रास्ता बना लेते हैं। इस पीडीएफ की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये भारी शब्दों को छोटे छोटे अर्थपूर्ण हिस्सों में तोड़ देता है। तो चलिए बिना देर किए इस पैटर्न वाले खेल को शुरू करते हैं। इस पीडीएफ की शुरुआत समाज के सबसे बुनियादी ढांचे से होती है, यानी शासन या सरकार। बिल्कुल। यहाँ एक रूट वर्ड दिया गया है, क्रेसी, CRACY। अगर इसे एक मास्टर की या चाबी की तरह देखा जाए, तो जिसके पास भी ये क्रेसी की चाबी है, वो अखबारों में छपने वाले राजनीति के किसी भी भारी शब्द का ताला आसानी से खोल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो क्रेसी शब्द है, ये एक प्राचीन ग्रीक मूल का शब्द है, जिसका सीधा अर्थ होता है शासन, सत्ता या ताकत। अच्छा। अब अगर किसी भी शब्द के अंत में क्रेसी जुड़ा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये बात किसी न किसी प्रकार के राज करने की हो रही है। आपको पूरा शब्द रटने की जरूरत ही नहीं बचती। ये तो बहुत ही सशक्त महसूस होता है। मतलब जैसे अगर हम डेमोक्रेसी शब्द को देखें, यहाँ डेमो का मतलब है लोग और क्रेसी मतलब शासन, तो सीधा सा अर्थ हो गया लोगों का शासन यानी लोकतंत्र। बिल्कुल सही। और इसी तरह अगर कोई ऑटो शब्द जोड़ दे। ऑटो यानी वो रिक्शा वाला ऑटो? नहीं, ग्रीक में ऑटो का मतलब होता है स्वयं या एक। हाँ, अच्छा। तो जब ऑटो और क्रेसी मिलते हैं तो ऑटोक्रेसी बन जाता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सारी सत्ता खुद चलाता है, यानी एक तानाशाह। बिल्कुल। और इसी मास्टर की से हम समाज के अलग अलग वर्गों के शासन को भी डिकोड कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ में एक शब्द है एरिस्टोक्रेसी। हाँ, यहाँ एरिस्टो का मतलब होता है उच्च वर्ग या एलीट लोग। तो जब सत्ता ऐसे गिने चुने संभ्रांत लोगों के हाथ में होती है तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। एकदम सही। लेकिन इस पीडीएफ में जो मुझे सबसे दिलचस्प शब्द लगा वो है प्लूटोक्रेसी। हाँ, प्लूटोक्रेसी। यहाँ पीडीएफ में प्लूटो का अर्थ धन या दौलत बताया गया है। लेकिन मैं सोच रही थी, प्लूटो तो एक ग्रह का नाम है ना? या फिर डिज्नी का वो कार्टून वाला कुत्ता, इसका पैसे या दौलत से क्या लेना देना है? यहीं पर भाषा का इतिहास बहुत ही आकर्षक हो जाता है। दरअसल ग्रीक माइथोलॉजी में प्लूटोस नाम के एक देवता थे। अच्छा, प्लूटोस। हाँ, वो धन और संपत्ति के देवता माने जाते थे। प्राचीन काल में ये माना जाता था कि सारी दौलत जैसे सोना, चांदी या फसलें वो जमीन के नीचे से आती है। अंडरग्राउंड। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब हुआ धनवानों या अमीरों का शासन। अरे वाह, ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि हजारों साल पुरानी ग्रीक माइथोलॉजी आज भी उम्दा आधुनिक अर्थशास्त्र के भारी भरकम शब्दों को चुपचाप नियंत्रित कर रही है ना? ये सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब एक बार वो प्लूटस देवता की कहानी जान ली तो प्लूटोक्रेसी शब्द कभी दिमाग से निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं निकलेगा। और इसी कड़ी में शासन से जुड़ा एक और शब्द है थियोक्रेसी। यहाँ थियो का अर्थ है भगवान या धर्म। तो जब सत्ता पुजारियों या धर्मगुरुओं के हाथ में हो तो वो धर्मतंत्र या थियोक्रेसी कहलाता है।
तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक रूट वर्ड ने 5 अलग अलग शासन प्रणालियों का पूरा खाका खींच दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अगर क्रेजी समाज को बनाने या चलाने का तरीका है, तो इस पीडीएफ का अगला हिस्सा एक बहुत ही डार्क और खतरनाक मोड़ लेता है। ओहो। जहां सत्ता होती है, वहां उसे छीनने की कोशिशें भी होती हैं। तो हमारा अगला पड़ाव शासन को बनाने से हटकर चीजों को खत्म करने या सीधे कहूं तो आहत्या की ओर जाता है। मानव इतिहास को देखते हुए तो ये बहुत ही स्वाभाविक वैचारिक बदलाव है। सत्ता और खात्मे का तो हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। बिल्कुल। इस संदर्भ में दस्तावेज किस रूट वर्ड की बात करता है? ये पीडीएफ का सबसे मजेदार और थोड़ा सा डार्क हिस्सा है। यहाँ रूट वर्ड है साइड, CIDE, जिसका तकनीकी अर्थ है हत्या। लेकिन इसे याद रखने की जो ट्रिक दी गई है ना, वो किसी डिक्शनरी की नहीं, बल्कि एकदम सड़क छाप भाषा जैसी लगती है। वो क्या है? ट्रिक है साइड में कर देना। अच्छा। हाँ, मतलब हमेशा के रास्ते से हटा देना या खत्म कर देना। जैसे हम अक्सर एक्शन फिल्मों में गुंडों को कहते सुनते हैं कि भाई उसे साइड कर दो। ये ट्रिक वाकई में भाषा विज्ञान के नजरिए से बहुत ही अनोखी है। मतलब एक बहुत ही गंभीर और हिंसक लैटिन शब्द को इतने कैजुअल या आम बोलचाल के मुहावरे के साथ जोड़ देना बहुत ही ब्रिलियंट है। दिमाग में एक गहरा असर छोड़ता है। और इसके उदाहरण भी उसी तरह काम करते हैं, जैसे इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट यानी शिशु और साइड मतलब हत्या, तो हो गया शिशु हत्या। अगर बात मैट्रीसाइड की हो तो मैट्री यानी माता और साइड जुड़कर माता की हत्या बन जाता है। इसी तरह पैट्रीसाइड में पैट्री यानी पिता की हत्या। और अगर कोई खुद को ही हमेशा के लिए साइड कर दे तो वो सुइसाइड हो जाता है। हाँ, क्योंकि सुई का मतलब है स्वयं या खुद। और इतिहास के पन्नों में राजाओं को साइड करने की जो अनगिनत कहानियां हैं, उनके लिए शब्द है रेजिसाइड। बिल्कुल। रेजी मतलब राजा और साइड मतलब हत्या, तो राजा की हत्या हो गई रेजिसाइड। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये साइड में कर देना जैसी डार्क ह्यूमर वाली ट्रिक इतनी प्रभावी क्यों लगती है? मेरा मतलब है, ये किसी स्कूल की किताब में तो कभी नहीं मिलेगी। अकादमिक किताबें अक्सर थोड़ी नीरस होती हैं, जबकि हमारा मस्तिष्क विरोधाभास या कॉन्ट्रोडिक्शन को बहुत पसंद करता है। कैसे? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब कोई साइड जैसे गंभीर शब्द को साइड में कर देना जैसे किसी स्लैंग से जोड़ता है, तो दिमाग एकदम से चौंक जाता है। अच्छा, एक शॉक वैल्यू होती है। बिल्कुल। ये जो डार्क ह्यूमर है, ये हमारे न्यूरॉन्स को ट्रिगर करता है। हमारा दिमाग अजीब, चौंकाने वाले या थोड़े डार्क विजुअल्स को सुरक्षित और बोरिंग जानकारी की तुलना में बहुत लंबे समय तक याद रखता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। अब जन्म, मृत्यु और सत्ता के इस खेल से बाहर निकलकर इंसान हमेशा एक बड़ी तस्वीर की ओर मुड़ता है, यानी ब्रह्मांड और अस्तित्व की ओर। हाँ, वो अपने अस्तित्व और ईश्वर के बारे में सवाल पूछने लगता है। इसलिए हमारा अगला पड़ाव है इंसान और भगवान से जुड़े शब्द। दस्तावेज में इसके लिए थियोस और एंथ्रोप रूट वर्ड्स दिए गए हैं। थियोस का जिक्र तो हमने अभी थियोक्रेसी में भी किया था, जिसका मूल अर्थ भगवान या ईश्वर होता है। ये एक ऐसा रूट वर्ड है जो विश्वास की पूरी प्रणाली को परिभाषित करता है। और मजे की बात यह है कि इस विश्वास को नकारा भी जा सकता है। वो कैसे? अगर हम थीस्ट यानी भगवान को मानने वाले के आगे सिर्फ एक अक्षर ए लगा दें, जहां ए का मतलब अंग्रेजी में अक्सर नो या नहीं होता है, तो वो बन जाता है एथियस्ट यानी नास्तिक, जो भगवान को ना माने। मतलब सोचिए, एक छोटे से अक्षर ने पूरे ब्रह्मांड का नजरिया ही बदल दिया। बहुत खूब। वहीं दूसरी ओर इंसानियत या मानव जाति के लिए रूट वर्ड है एंथ्रोप। अच्छा। अगर इसके आगे मिस लगा दिया जाए, एक ऐसा उपसर्ग जिसका उपयोग अक्सर नकारात्मकता या नफरत के लिए होता है, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, तो शब्द बनता है मिसएंथ्रोप। ये उस व्यक्ति को दर्शाता है जो पूरी मानव जाति से ही नफरत करता हो। बाप रे। लेकिन हर कोई नफरत करने वाला तो नहीं होता। इसके बिल्कुल विपरीत एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है फिलैंथ्रोपिस्ट। हाँ, ये बहुत ही आम शब्द है। यहाँ फिल का मतलब होता है प्यार और एंथ्रोप मतलब मानव, जो मानव से प्यार करे या जो बहुत बड़ा दानवीर हो। इस शब्द को याद रखने की पीडीएफ में जो ट्रिक है ना, वो बहुत ही प्यारी है। क्या ट्रिक दी है? इसमें कहा गया है कि फिल को अंग्रेजी के शब्द फील यानी महसूस करने से याद रखें। अरे वाह। जो इंसान दूसरों का दर्द फील कर सके, वही असली फिलैंथ्रोपिस्ट है।
ये ध्वन्यात्मक या कहें फोनेटिक समानता का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। फिल और फील न सिर्फ सुनने में एक जैसे लगते हैं, बल्कि वे एक बहुत ही गहरी भावनात्मक सच्चाई को भी आपस में जोड़ देते हैं। सहानुभूति का मतलब ही दूसरों के दर्द को फील करना है। बिल्कुल। अब इसी ईश्वरीय श्रेणी में एक और बहुत ही शक्तिशाली रूट वर्ड आता है, ओमनी। ओमनी। इसका मतलब है यूनिवर्सल या सब कुछ। हाँ। इसके 3 बहुत ही भारी शब्द दिए गए हैं पीडीएफ में। पहला है ओमनी प्रेजेंट, यानी ओमनी और प्रेजेंट को मिलाकर बना शब्द जो हर जगह मौजूद हो, सर्वव्यापी। दूसरा है ओमनीशंट, यानी ओमनी और शियंट, जिसका संबंध साइंस या नॉलेज से है, तो जिसे सब कुछ पता हो, सर्वज्ञ। और तीसरा है ओमनीपोटेंट, यानी ओमनी और पोटेंट, जो पावर या शक्ति को दर्शाता है, तो जिसके पास दुनिया की सारी ताकत हो, सर्वशक्तिमान। इतिहास में इन तीनों शब्दों का निर्माण मूल रूप से ईश्वर या किसी परम ईश्वरीय शक्ति की असीम क्षमता को दर्शाने के लिए ही किया गया था। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है जो मुझे बहुत परेशान करता है। बताइए। जब हम ओमनीपोटेंट या ओमनीशेंट कहते हैं, तो क्या ओमनी शब्द अनिवार्य रूप से किसी चीज को सुपर हीरो जैसी शक्तियां नहीं दे देता? मतलब? क्या असल जिंदगी या आज के समय में इन शब्दों का कोई व्यावहारिक उपयोग बचा है, या ये सिर्फ फैंटेसी की बातें रह गई हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। ये सच है कि मूल रूप से ये शब्द ईश्वरीय शक्तियों के लिए ही बने थे। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाषा का बहुत विस्तार हुआ है, और कहूँ तो इसका व्यवसायीकरण भी हुआ है। वो कैसे? आज के समय में कोई सिलिकॉन वैली का टेक सीईओ बड़े आराम से कह सकता है कि उनका नया सॉफ्टवेयर या डेटाबेस ओमनी प्रेजेंट है। अच्छा। उनका मतलब ये नहीं होता कि उनका सॉफ्टवेयर कोई भगवान है। हाँ, जाहिर है। बल्कि वे ये कह रहे होते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर हर डिवाइस, हर देश और हर सर्वर पर एक साथ उपलब्ध है। ओह, तो मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो जो शब्द कभी ब्रह्मांड के रचयिता के लिए इस्तेमाल होते थे, वे अब कॉर्पोरेट दुनिया की अतिशयोक्ति या पीआर का हिस्सा बन गए हैं। वाह, भाषा कैसे आसमान से उतरकर सीधे टेक कंपनियों के बोर्डरूम में आ जाती है, ये सच में बहुत दिलचस्प है ना? खैर, अब तक की चर्चा में हमने ग्रीक और लैटिन मूल के बहुत ही तार्किक शब्दों को देखा। उनका एक तय सिस्टम था, एक विज्ञान था। लेकिन अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द इतने अजीब होते हैं कि उनके लिए किसी ग्रीक या लैटिन लॉजिक से काम नहीं चलता। हाँ, वहाँ विशुद्ध देसी लॉजिक की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और यहीं से इस पीडीएफ का वो हिस्सा शुरू होता है जो शायद किसी को भी सबसे ज्यादा पसंद आएगा, देसी ट्रिक्स और मेमोरी हैक्स। मुझे भी ये हिस्सा बहुत पसंद आया। ग्रीक रूट वर्ड्स तो सिर्फ एक नींव बनाते हैं, लेकिन ये देसी जुगाड़ वाला हिस्सा सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। तो चलिए फिर इन मजेदार ट्रिक्स की दुनिया में चलते हैं। चलिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता हो। इसके लिए अंग्रेजी शब्द है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी मतलब दोनों। अब इसे याद रखने के लिए पीडीएफ में फिल्म अपरिचित की ट्रिक दी गई है। अरे हाँ, वो विक्रम वाली फिल्म। हाँ, उस फिल्म का वो मशहूर दृश्य जहां हीरो एक साथ अपने दोनों हाथों से अलग-अलग पन्नों पर लिख रहा होता है। वो सीन तो सबको याद है। बस, ये एक ऐसा विजुअल है जो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। जो दोनों हाथों को समान कुशलता से इस्तेमाल कर सके, वो एम्बीडेक्स्ट्रस है। ये पॉप कल्चर को भाषा के साथ जोड़ने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अब एक और बहुत ही आम स्थिति की कल्पना करते हैं। किसी पार्टी का माहौल है, सब लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति कोने में खड़ा है जो शराब को हाथ भी नहीं लगाता। उसके लिए शब्द है टी टोटलर। इसकी क्या ट्रिक है? ट्रिक है टी प्लस टोटल, यानी जो इंसान पार्टी में टोटल टाइम सिर्फ टी या चाय पिए, वही टी टोटलर है। ये तो किसी भी भारतीय शादी या पार्टी का बहुत ही परिचित दृश्य है। चाचा या ताऊजी कोने में चाय पी रहे होते हैं। बिल्कुल। शब्दों को ऐसी स्थितियों में ढाल देना उन्हें बहुत जीवंत बना देता है। सही बात है। इसी तरह एक शब्द है फेटलिस्ट। अच्छा। इसमें फेट यानी भाग्य शब्द छिपा है। जो इंसान ये मान ले कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, वो फेटलिस्ट है। यहाँ तो शब्द के भीतर ही उसका अर्थ छुप कर बैठा हुआ है। लेकिन अगला शब्द तो हर भारतीय परिवार की कहानी है। शब्द है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस। इसकी ट्रिक बहुत ही मजेदार है। पीडीएफ कहता है कि इसे फास्ट यानी उपवास से जोड़कर देखें। अच्छा। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो घर में उपवास रखते हैं। वे खाने पीने में कितने चूजी या नखरे वाले हो जाते हैं। हाँ, इसमें सेंधा नमक है क्या? ये फल साफ हैं क्या? बिल्कुल।
वे इतने नखरे वाले हो जाते हैं कि उन्हें खुश करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो जो इंसान बात बात पर कमियां निकाले और जिसे आसानी से खुश ना किया जा सके, वो फैस्टिडियस है। उपवास के समय के नखरों वाली ये बात हमारी संस्कृति में इतनी गहरी बैठी है कि फेस्टिडियस शब्द अब कभी भूलने वाला नहीं है। अब अर्थशास्त्र का एक और शब्द देखते हैं, इनसॉल्वेंट। ट्रिक देखिए, इन नहीं और सॉल्व हल होना। अच्छा, जो सॉल्व ना हो। हाँ, किसी गरीब इंसान की गरीबी एक ऐसी गणित की समस्या बन जाती है जो कभी सॉल्व ही ना हो सके। तो जिसकी आर्थिक समस्या कभी हल ना हो, वो दिवालिया या इंसॉल्वेंट हो जाता है। ये शब्दों को तोड़ने का एक बहुत ही सीधा तरीका है। और अब आते हैं उस ट्रिक पर जो सच में मुझे बहुत हंसी आई पढ़कर। शब्द है गलेबल। इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, बहुत ही भोला भाला। हाँ, तो ट्रिक में गल को हिंदी के शब्द गाल से जोड़ दिया गया है। गाल मतलब चीक्स? हाँ, कल्पना कीजिए किसी मासूम से बच्चे की जिसके गाल कोई भी अजनबी आकर खींच लेता है और उसे बेवकूफ बना देता है। तो जिसके गाल कोई भी खींच ले, वो गलेबल है। ये विजुअल एक मासूमियत को दर्शाता है। लेकिन रुकिए, सबसे बेहतरीन और मुझे लगता है सबसे बेतुकी ट्रिक तो अब आ रही है। शब्द है इफेमेरल। इसका अर्थ होता है क्षणिक या जो बहुत थोड़े समय तक टिके। बिल्कुल। अब पीडीएफ में ईफिम को अफीम से जोड़ दिया गया है। अफीम? हाँ, तर्क क्या दिया गया है कि अफीम का नशा सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, इसलिए इफेमेरल का मतलब है क्षणिक। अरे बाप रे! मतलब ये क्या बात हुई? इफेमेरल को अफीम से जोड़ना या गलेबल को गाल खींचने से जोड़ना, ये बहुत ही बेतुका लगता है मुझे। क्या इस तरह के अजीबोगरीब लॉजिक से सच में कुछ सीखा जा सकता है? आपको ये बेतुका लग रहा है ना, लेकिन कॉग्निटिव साइंस की दुनिया में यही इस पूरी पीडीएफ का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सच में? कैसे? इसे विज्ञान की भाषा में बाइजेरेनस इफेक्ट कहते हैं। बाइजेरेनस इफेक्ट। हाँ, जब भी कोई जानकारी बहुत ही अजीब, हास्यास्पद या बेतुकी होती है, तो हमारा दिमाग उसे सामान्य, बोरिंग जानकारी की तुलना में बहुत तेजी से पकड़ता है। ओह, तो दिमाग को अजीब चीजें पसंद है। बिल्कुल। जब कोई एफेमेरल जैसा भारी शब्द देखता है, तो डिक्शनरी की परिभाषा दिमाग से तुरंत फिसल जाती है। लेकिन अफीम के नशे का वो बेतुका कनेक्शन दिमाग में गहरे तक चिपल जाता है। वाह। ये बेतुकापन कोई खामी नहीं है, बल्कि ये हमारी मेमोरी का सबसे धारदार हथियार है। अरे वाह, तो जो चीज जितनी बेतुकी होगी वो उतनी ही पक्की तरह से याद रहेगी। ये तो दिमाग को हैक करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल। खैर, इस देसी जुगाड़ के सेक्शन को खत्म करते हुए दो और शब्द देख लेते हैं। बताइए। एक है ईगोटिस्ट। इसमें आई यानी मैं अक्षर आता है। तो जो व्यक्ति हमेशा सिर्फ अपनी बात करे, बस मैं करता रहे, वो ईगोटिस्ट है। बहुत सिंपल है। और दूसरा है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर? इसकी ट्रिक बहुत ही देसी है। एक्स प्लस टेम्पो। टेम्पो? हाँ, यानी जब कोई मंच पर बिना किसी पूर्व तैयारी के एक बिना ब्रेक वाले टेम्पो गाड़ी की स्पीड में बोलने लगे, तो वो बिना तैयारी का भाषण एक्सटेम्पोर कहलाता है। बिल्कुल। टेम्पो की स्पीड में बोलना, ये भी उसी बिजारेनेस इफेक्ट का एक और शानदार उदाहरण है। तो हमने शब्दों की जड़ों को समझना सीख लिया और अपने देसी जुगाड़ से उन्हें दिमाग में पक्का भी कर लिया। अब अंत में बारी आती है इस पूरी भाषा को पन्नों पर उतारने की, यानी लिखने और पढ़ने की कला। हाँ, इस दस्तावेज के आखिरी हिस्से में इसी पर ध्यान दिया गया है। किसी भी भाषा का लिखित रूप उसकी आत्मा होता है। यहाँ किन शब्दों पर चर्चा की गई है? यहाँ दो बहुत ही मजेदार शब्द दिए गए हैं। पहला है इल्लेजिबल। इल का मतलब है नहीं और लेजिबल का मतलब है लिखा हुआ जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। अच्छा। अब इसकी ट्रिक देखिए जी। इसमें लेग यानी पैर शब्द छुपा है। ओह, मैं समझ गया। हाँ, जो चीज हाथों के बजाय किसी ने अपने लेग या पैर से लिखी हो, जाहिर सी बात है कि उसे पढ़ना तो लगभग नामुमकिन ही होगा। तो जो पढ़ा ना जा सके वो इल्लेजिबल है। पैर से लिखने का ये विजुअल एक बार फिर उसी हास्यास्पद मेमोरी ट्रिक का हिस्सा है। और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैनू का मतलब होता है मैनुअल या हैंड, हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। तो जो कुछ भी सीधे हाथ से लिखा गया हो, किसी मशीन से टाइप ना किया गया हो, वो हस्तलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। अगर हम इन सारी बातों को
एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें जी, तो ये बात समझ आती है कि ये पीडीएफ सिर्फ कुछ वोकैबुलरी रटने की कोई मामूली गाइड नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी को कोई विदेशी भाषा, खासकर अंग्रेजी सीखनी होती है, तो उसके मन में एक तरह का भारी खौफ पैदा हो जाता है। हाँ, एक हीन भावना आ जाती है। ये दस्तावेज उस खौफ को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये अंग्रेजी के शब्दों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी आदतों और हमारे सांस्कृतिक अनुभवों से इस तरह जोड़ देता है कि भाषा का डर ही खत्म हो जाता है। सही कहा। ये भाषा को मोटी-मोटी किताबों से निकालकर हमारे आसपास की दुनिया में ले आता है। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव का एक त्वरित रिकैप करें, हमने इस सफर की शुरुआत क्रेजी के मास्टर की से की, जहां हमने शासन करने के तरीके समझे। फिर हमने सत्ता के उस डार्क साइड की ओर रुख किया और साइड में कर देना जैसी ट्रिक से साइड से जुड़े शब्द सीखे। और उसके बाद हम इंसानियत और ईश्वर यानी एंथ्रोप और ओमनी की गहराइयों में गए। हाँ, जहां हमने नास्तिकों और सर्वशक्तिमान के बीच का अंतर समझा और अंत में हमने बाइजारिनस इफेक्ट का सहारा लिया और उन मजेदार देसी जुगाड़ों पर चर्चा की जहां अफीम, गाल खींचने और एक टेम्पो की स्पीड ने हमें अंग्रेजी के सबसे मुश्किल शब्द हंसते हंसते सिखा दिए। ये पूरा सफर इस बात का प्रमाण है कि सीखने का कोई एक बोरिंग रास्ता नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा रचनात्मक हो जाएं तो कोई भी जटिल विषय आसानी से सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस गहन चर्चा के अंतिम मोड़ पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहे हैं जिस पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। वो क्या है? आज हमने देखा कि कैसे अंग्रेजी के सबसे जटिल शब्दों को याद करने के लिए हमने अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक संदर्भों का सहारा लिया, जैसे अपरिचित फिल्म का दृश्य, भारतीय शादियों की चाय या टेम्पो गाड़ी। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस पूरी मानसिक प्रक्रिया में हम वाकई शुद्ध रूप से सिर्फ अंग्रेजी सीख रहे हैं? अच्छा सवाल है। या फिर हम अनजाने में ही अपने दिमाग के अंदर एक पूरी तरह से नई हाइब्रिड भाषा का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसी भाषा जो न तो पूरी तरह से अंग्रेजी है और ना ही पूरी तरह से हिंदी, बल्कि दोनों का एक ऐसा जादुई मिश्रण है जो सिर्फ हमारे और हमारे दिमाग के बीच मौजूद है। वाओ! इस अनोखे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस हाइब्रिड भाषा के बारे में सोचिएगा जरूर।